हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय येट अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसपीएम बीवी की। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ एसपीएम का। एसपीएम बीवी के अंदर अपन पहले एसपीएम को कंप्लीट कर रहे हैं, जितना भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट अपना एसपीएम के अंदर है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप पहले उसको वॉच कर लो। उसके बाद में इस वीडियो के अंदर अपन चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के अंदर जितना हो सके उतना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 2 है कंपैरेटिवली चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी बड़ा है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। ये सीरीज़ जो है ये थोड़ी सी लेट इसलिए हो रही क्योंकि मेरे को रिस्पांस कम मिल रहा था, लेकिन अब रिस्पांस मिलने लगा है तो मैं इसको फटाफट से कंटिन्यू करेंगे और जितना भी एसपीएम का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे अपन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना, जैसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। ओके, तो अपना चैप्टर नंबर 2 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवेल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपन काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। अपन देखेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, बेंच मार्किंग, बेंच ट्रेडिंग, सिक्स सिग्मा, लीन मैनेजमेंट। ये आपके एससीएम से रिलेट करेगा। अगर आप ग्रुप 3 भी या तो दे चुके हो या अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 16 से आपको थोड़ी बहुत थ्योरी इससे रिलेट कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एसक्यूसी, पीडीसीए और ये जितना भी टीक्यूएम वगैरह है अपन उसको फटाफट ख़त्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर चलो, ठीक है। और जितने भी नोट्स वगैरह है वो आप मेरे साथ में इस वीडियो के साथ में बनाने हैं आपको, ठीक है। अपनी एक फेयर कॉपी अपने साथ में रखना और बाकी मॉड्यूल में मार्किंग करते हुए चलना, ठीक है। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर देखो अब इसमें क्या बताया गया है कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे ग्रो करता है, हम कैसे कंपटीटर्स को बीट कर पाते हैं और कौन कौन से टूल अवेलेबल है हमारे पास में। जैसे हम बात करें कि एक जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म होता है। इसके अंदर देखो हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे पीपीएम हो गया, पीपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सीपीएम हो गया, ईपीएम हो गया, है ना, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी याद करके चलना, कभी कभार एमसीक्यूज़ में आ जाती है। जैसे कि मानो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के देखो हमारे पास में देखो 4 पार्ट हो गए, पीपीएम, सीपीएम, ईपीएम, एसपीएम, ठीक है ना। देखो पीपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पीपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है ना, और एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है ना। ऐसे करके ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कुछ ब्रांचेस हो गई अपने पास में, ना। और उन ब्रांचेस के अंदर अपन देखते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड की टेक्निक। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, उसका डायग्राम वगैरह सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर उसी के अंदर अपन देखते हैं सिक्स सिग्मा, लीन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, है ना, बाकी सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसी टेक्निक होती है जो है ना हम यानी टेक्निक होती है जो हम बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए अपन करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अपन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं, जैसे सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो एक बिजनेस के अंदर की, है ना, कौन किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है वो जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लो कि बैलेंस स्कोर कार्ड होता है ना, वो देखो किसने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलता, बताता हूँ मैं ना। बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव होता है वो होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, ठीक है। देन सेकंड हमारा होता है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है। थर्ड जो हमारा होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव, है ना।
एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारा होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब समझना इसको। देखो हमें हर प्रकार से सोचना पड़ता है। देखो कस्टमर के से कस्टमर क्या सोचता है, एक ग्राहक अपने बिजनेस को लेके क्या सोचता है, बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइस, है ना, वगैरह वगैरह। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब एक बिजनेस के अंदर देखो दो पार्ट हम ले सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो कस्टमर्स वगैरह और जितने भी अपने स्टेक होल्डर्स हैं वो हो जाते हैं, बाहर वाले जितने भी शेयर। और जो इंटरनल बिजनेस के अंदर जो होता है कि ना हमारे बिजनेस के अंदर की ग्रोथ क्या है उसके हिसाब से अपन देखते हैं। ठीक है, बाद में अपना लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। एक जो बिज़नेस होता है ना वो क्या होता है कि एक बार जैसे मैं अगर अपन ग्राफ के थ्रू ले तो देखो ये जो होता है ना ऐसे चलता है स्टार्टिंग में, फिर ये एक स्टेज आती है जिसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है ना। लेकिन उस कंडीशन के अंदर हम कहाँ होते हैं, देखो ये तो हमारा हाई साइड होता है और हमारा लो साइड होता है। अब हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे लर्निंग करके ग्रोथ करके इसको हाई साइड पे अप साइड लेके जाएं, है ना। जो इनिशियली हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना वो कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। ठीक है, लेकिन फिर एक स्टेज आने के बाद में वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल नहीं मजबूत हो जाता है बाजार की स्थिति में। लेकिन हमें उस स्थिति के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर उसको कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे लर्निंग देनी है, उसके पर्सपेक्टिव से देख के चलेंगे। फिर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से होते हैं ऐसा वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको थ्योरी जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी पढ़नी है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। ऐसे अगर ध्यान रख नहीं पाओगे तो फिर अपन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो अब जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1984 में आर एडवर्ड फ्रीमैन की जो बुक थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना, उसके अंदर जो है इसके बारे में बताया गया था बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में। ठीक है, इवेल्यूशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड देखो 1990 में आया ही है ना, इसके बारे में बताया गया है। देखो इसका एक डायग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ मोर देन ए टेक्टिकल और एन ऑपरेशनल मेजरमेंट सिस्टम। ध्यान रखना, बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए मोर देन टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल मेजरमेंट सिस्टम। इट इज़ यूज बाय इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको अंडरलाइन करना, it is used by implementing companies as strategic management system for accomplishment of the long term mission and vision. The companies which implement the balance scorecard uses the measurement focus of the scorecard to accomplish the following four critical management process. ठीक है, तो ध्यान रखना कि जैसे 4 क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसेस होता है ना जिसको हम पूरा करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लेरिफाई एंड ट्रांसलेट विजन एंड स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेट एंड लिंक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स, प्लान सेट टारगेट्स एंड अलाइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, एनहांस स्ट्रेटेजिक फीडबैक एंड लर्निंग। ठीक है, अब जैसे है ना बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर देखो क्या देखते हैं, 4 क्वेश्चन और 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। देखो हाउ डू कस्टमर सी अस, हमें कस्टमर्स कैसे देखते हैं, ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया, कस्टमर पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था। वॉट मस्ट बी एक्सेल इट, है ना, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे उसको एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव हो गया। कैन वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, क्या हम अपने आप को आगे बढ़ा के और इम्प्रूव और कर सकते हैं क्या, तो फिर क्या होगा, लर्निंग एंड ग्रोथ के हिसाब से हो गया, है ना। और हम शेयर होल्डर्स को कैसे देखते हैं, है ना, तो फिर वो फाइनेंशियल के हिसाब से हो गया। यहाँ पे शेयर होल्डर्स में ना देखो आप जिससे भी अपने जो भी अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरे करते हैं ना उसको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर दी 4 पर्सपेक्टिव ऑफ BSc, तो ये हमेशा ध्यान करके चलना। देखो इसको ना ऐसे करके चलो मैं बताता हूँ। जो बैलेंस स्कोर कार्ड है इसके 4 पर्सपेक्टिव हैं। फाइनेंशियल याद रखना और अभी साथ में याद करते चलो, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ, और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। ठीक है,
अब बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, देखो बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्रूव्ड स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, बेटर अलाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव, बेटर मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक बार आप रीड करोगे तो आप समझ पाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से अपने बस पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा रिटेन करके चलना है। देखो इसका अपन एक निमोनिक ले सकते हैं, ठीक है, बी 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 1 2 3 4 5, ठीक है, B5I2 है ना। देखो इसका एक निमोनिक अगर अपन ले, एक मिनट, B5I2 है ना, इसको थोड़ा ध्यान में चलना। जैसे बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बेटर अलाइनमेंट, बेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट, बेटर प्रोसेस अलाइनमेंट और इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एग्जीक्यूशन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। ऐसे इससे क्या होगा, B5I2 अगर आपको ध्यान रहेगा तो ध्यान रहेगा कि अपने पास में बी से करके 5 से एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है, बाकी आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस भी है कुछ बैलेंस स्कोर कार्ड की, ठीक है। अब कुछ 9 स्टेप दिए हुए हैं जो बैलेंस स्कोर कार्ड को इम्प्लीमेंट करने में काम आते हैं, ठीक है। तो वो अपन देख लेंगे एक बार। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बता के चलता हूँ देखो कैसे होता है। इसके लिए आप एक ना निमोनिक पहले ही लिख लो, मैं बता देता हूँ आपको। पहले 1 मिनट हेडिंग डाल लेते हैं, 9 स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। तो इसका अपन ले सकते हैं असोस मस पाई। मैं बताता हूँ ये क्या है ना, ये एक निमोनिक है जो भी हेल्प करेगा अपन को आगे लेके। राइट, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इसको एक सिस्टम की तरह लेके चलो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, देन स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर स्ट्रेटजी मैप होता है, फिर मेजर्स एंड टारगेट, फिर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, फिर सिस्टम रोल आउट होता है, उसके बाद में परफॉर्मेंस एनालिसिस, फिर अलाइनमेंट, फिर इवोल्यूशन, ठीक है, मिशन एंड विजन के हिसाब से। तो इसको देखो अब मैं आपको एक तरीके से बता सकता हूँ। देखो जैसे एक बैलेंस स्कोर कार्ड है ना, इसके 4 पर्सपेक्टिव है। मैंने जैसे कि आपको बताया फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ और आपका इंटरनल बिजनेस, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। 9 स्टेप्स में देखो सबसे पहले आपका आ जाएगा असेसमेंट, असेसमेंट बताया आपको निमोनिक के हिसाब से ना, असेसमेंट, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी मैप, मेजर एंड टारगेट, ठीक है, और स्ट्रेटजी इनिशिएटिव है ना। उसके बाद में सिस्टम रोल आउट, एक सिस्टम रोल आउट है ना, और देन उसके पास में आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड अलाइनमेंट और इवेल्युएशन, ठीक है। ये निमोनिक था 9 स्टेप्स का, है ना। असोसमस पाई आप उसको लिख लेना कहीं पे, और इससे भी अच्छा अगर आप बना पाओ तो और अच्छी बात है, ठीक है। असोसमस पाई, ओके। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया, असेसमेंट, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी मैप, मेजर एंड टारगेट, ये जो भी है ना, ये सारे के सारे आपको रिटेन करके रखने हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा है, और मैं भी लास्ट अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ऐसे करके 2.1 के अंदर अपने पास में बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में अपने देखा था, ठीक है। अगला जो है अपना डू पॉइंट एनालिसिस एंड रोना मॉडल, डू पॉइंट एनालिसिस एंड रोना मॉडल, रिटर्न ऑन नेट असेट्स, रिटर्न ऑन नेट असेट्स, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन कर सकते हैं। तो किसी भी बिज़नेस को एनालिसिस करने के लिए अपन को कुछ रेशोज़ की ज़रूरत होती है, कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत होती है, ठीक है, फार्मूलाज की ज़रूरत होती है।
जो कि अलग अलग ऑथर अपने अलग अलग टाइम पे रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर से अपन है ना कुछ जो अपने एनालिसिस है और जो अपने फॉर्मूलाज है उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि है ना किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए अपन क्या क्या देखते हैं, उनके एनपी रेशो देखते हैं, जीपी रेशो देखते हैं। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए भी कुछ मेज़र्स, कुछ एनालिसिस और कुछ रेशोस बनाए गए हैं, है ना। तो उन्हीं की सीरीज़ में अपन आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपना है रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, जैसे अगर आप बैलेंस शीट को अगर आप बैलेंस शीट को याद करो तो जैसे हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, है ना, और नेटवर्थ का वो सिमिलर सा होता है, तो फिर उसको अपन इक्विटी और नेटवर्थ कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक, ठीक है। रिटर्न ऑन असेट्स कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, जो नेट प्रॉफिट है उसके अपॉन में अपन लगा देंगे एवरेज टोटल असेट्स, और एवरेज करना आपको आता ही है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो रिटर्न ऑन असेट्स निकालने का ये फॉर्मूला सिंपल सा अपने पास में है ना। उसके बाद में 2 पॉइंट एनालिसिस के अंदर देखो क्या होता है, इसके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पुट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें ना 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक तो 3 कंपोनेंट एंड एक 5 कंपोनेंट, है ना। तो 3 कंपोनेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा, है ना। 3 कंपोनेंट एनालिसिस होता है ना, ये तो देखो ये तो है अपना 2 कंपोनेंट एनालिसिस, ये जो है ये फॉर्मूला 2 कंपोनेंट का है, 3 कंपोनेंट का आगे मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट और 2 इनके क्वेश्चंस भी अभी अपन करेंगे। देखो 3 कंपोनेंट के अंदर देखो हमारे पास में क्या क्या आता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन निकालेंगे प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद में असेट टर्नओवर, देन इक्विटी मल्टीप्लायर, इसको फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। देन असेट टर्नओवर हम कैसे निकालेंगे, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। एंड इक्विटी मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड या इक्विटी, है ना, ठीक है। तो इसको देखो याद करने का एक ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या ड्राइव होकर आएगा वो भी अपन देख लेंगे, एनपी अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल असेट्स एंड टोटल असेट्स अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है 3 कंपोनेंट एनालिसिस का, 3 कंपोनेंट एनालिसिस का, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 5 कंपोनेंट भी है, और बस इसमें इतना ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किसका है, प्रॉफिट मार्जिन का, ये है असेट टर्नओवर का, और ये है इक्विटी मल्टीप्लायर का, ठीक है। इसको आप लिख के चलना साइड में, ठीक है। एक ये सॉल्व केस स्टडी दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए अच्छी है, ओके। अब जब 5 कंपोनेंट एनालिसिस है ना, 5 कंपोनेंट एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ ना। देखो इसका फॉर्मूला है ना, देखो बिल्कुल इजी सा मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेंगे एक बार। देखो एक तो होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो अपना EBIT होता है उसके अपॉन में सेल्स रख के। देखो इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना, देखो अगर आपको पूरा फॉर्मूला पूछ ले या फिर याद नहीं हो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो EBIT, EBT, EBT, टोटल असेट्स और बस ये एक शॉर्ट तरीके, बाकी ये रटने वाली, बाकी आप समझ के लेंगे, रटना नहीं है इसको ना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन सेल्स। इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग्स का क्या होता है, EBT अपॉन EBIT, है ना। और अपने पास में टैक्स बर्डन ऑन अर्निंग्स का होता है EAT अपॉन EBT। और अपने पास में असेट यूटिलाइजेशन जो पे अपन ने देखा था, असेट टर्नओवर या असेट यूटिलाइजेशन एक ही बात होती है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। और है ना इक्विटी मल्टीप्लायर, ये फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स अपॉन इक्विटी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिख के रखने हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, रिपीटेडली आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस को पुट कर देंगे, और ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर अपन को पहले फाइंड करना होगा कि 3 कंपोनेंट है कि 5 कंपोनेंट है। अक्सर में देखा गया है
कि है ना बच्चे जो को होते हैं वो गलती कर देते हैं कि 3 कंपोनेंट पूछता है एग्जाम के अंदर, लेकिन वो 5 कंपोनेंट करके आ जाते हैं। तो उसका पता कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे तो क्लियरली मेंशन हो जाएगा। अगर क्लियरली मेंशन नहीं होता है तो वो कंपोनेंट की डिटेल्स देगा। जैसे मान लो कि वो बता देंगे कि प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कुछ डिटेल मिल जाएगी, है ना, या फिर असेट टर्नओवर के बारे में, या फिर फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि 3 और 5 को पहले आइडेंटिफाई करना है हमेशा एग्जाम में, क्वेश्चन में, उसके बाद ही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। और ये दोनों फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेने हैं। ये आराम से 7 मार्क तो इजीली आप स्कोर कर लोगे अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है तो। जैसे मान लो कि एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। देखो एक सोल्व केस स्टडी दी हुई है। सुलेखा लिमिटेड इज प्लानिंग टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ कृष्णा LLP। फॉर द पर्पज दे अपॉइंट मिस्टर जून, a professional accountant, to analyze the profitability of Krishna LLP for the period of 31st March 2021. The following balances are expected from statement of profit and loss and balance sheet of Krishna LLP for the year ended. ठीक है। Mr. June begins the profitability analysis with the calculation of the traditional financial ratios of return on equity. For the purpose, he assumed that there is no preference डिविडेंड अस नो सच डेटा इज प्रेजेंटेड टू हिम। ठीक है, तो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल तरीके से निकाल के बता दिया कि इतनी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है ना। ठीक है, अब वो 5 कंपोनेंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस करना चाहता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम 5 कंपोनेंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है ना, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो अप्रोक्सीमेशन होता है ना उसको अवॉइड करना है। जो पूरी वैल्यू आपकी कैलसी पे आ रही है ना, उसी को मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला था ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, तो उसका फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन सेल्स। तो अब इसमें देखो EBIT कहाँ पर है। देखो EBIT का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ EBIT? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में अपन को EBIT फाइंड करना है ना, EBIT। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम में टैक्स एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, है ना। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, अपना EBIT आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, नेट इनकम में इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दिया तो EBIT आ गया। सेल्स अपन को गिवन है, उसके बाद में EBT निकालना है। EBT का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना, बट आफ्टर इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल है, वो अपन निकालेंगे EBT। जो अपना EBIT आया है उसमें से अपन इंटरेस्ट का अमाउंट हटा देंगे। ठीक है, EAT जो होता है EAT और PAT होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो भी अपना EBT है उसमें टैक्स का अमाउंट हटा देंगे। ठीक है, सेल्स एंड टोटल असेट्स अपने को गिवन है, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये जो आ जाएगा ये अपना रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा 5 कंपोनेंट एनालिसिस से। ठीक है, तो अब देखो ये जो आया है अपने पास में, ये 5 कंपोनेंट आए, इन सबको मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो ये 40.23 आया है। देखो, और अपन ने रिटर्न ऑन इक्विटी फर्स्ट कंपोनेंट से निकाला था, वो भी सेम था। तो ठीक है, ये हमेशा सेम आएगा, ध्यान रख करके चलना। अगर आपको वेरीफाई करना है अपने आंसर को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं टाइम को थोड़ा सा कम कंज्यूम करके चल रहा हूँ ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, रोना मॉडल होता है रिटर्न ऑन नेट असेट्स। इसका फॉर्मूला अपन लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन फिक्स असेट प्लस NWC, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल, सॉरी, है ना, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो रिटर्न ऑन नेट असेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन फिक्स्ड असेट प्लस
नेट वर्किंग कैपिटल। देखो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको, आगे जाके कहीं पर दिक्कत आती है। देखो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं अपन ने इंटर में सीख के आए हैं, फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल आता है। एक होता है कैश वर्किंग कैपिटल, या फिर कई बार नेट वर्किंग कैपिटल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेट वर्किंग या कैश वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो दोनों है करंट असेट्स में से कैश का इफेक्ट हटा देंगे, इसमें से शॉर्ट टर्म प्रोविजन का इफेक्ट हटा देंगे, तो ये नेट वर्किंग और कैश वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके चलना, ओके। तो ऐसे करके हमारा 2.2 भी कंप्लीट हो गया है। एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में होता है बेंच मार्किंग एंड बेंच ट्रेडिंग, ठीक है। बेंच मार्किंग और बेंच ट्रेडिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बेंच मार्क क्या होता है और बेंच ट्रेडिंग क्या होता है? बेंच मार्क तो होप्सो आपको पता ही होगा, हम आगे इतनी बार यानी इंटर तक हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। जो बेंच मार्किंग होता है ना, बेंच मार्किंग क्या होता है कि अपन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी वर्क को कर रहे हैं, तो एक टारगेट सेट कर देते हैं। टारगेट नहीं मानो तो कोई एक बेंच सेट कर देते हैं, है ना। बेंच मार्किंग, तो वो क्या हो जाती है? बेंच मार्किंग हो जाती है। बेंच मार्किंग, बेंच मार्किंग क्या है? वन टाइम वर्क है, वन टाइम वर्क है। जैसे मान लो कि ए कोई काम करता है ना, तो ए जो काम करता है उसने और बी ने क्या है कि एक बेंच मार्क सेट कर रखा है। तो ए क्या चाहता है कि बी जितना तो काम करूं और उससे ज़्यादा ही करूं, मतलब क्या है कि एक बेंच मार्क है उसके लिए सेट, ओके। तो इसको ऐसे ध्यान करके चलना है कि ना। और ये किस लिए होता है? ये होता है इवेल्युएटिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, सॉरी इवेल्युएटिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, ओके। बेंच ट्रेडिंग क्या होता है? बेंच ट्रेडिंग क्या होता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि एक टारगेट, ये एक बेंच मार्क सेट होता ही रहता है ना। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। सॉरी कुछ पेन की प्रॉब्लम है, इसको साफ कर देता हूँ। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। ये क्यों ये किस लिए होता है? मॉनिटरिंग दी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। बेंच मार्किंग और बेंच ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको एक व्यू दे दिया है। बाकी तो इसमें डेफिनेशंस वगैरह दी गई है। और बेंच मार्किंग के टाइप कितने होते हैं? देखो ये हमेशा ना एग्ज़ाम में ये फिर काफ़ी रिपीटेडली पूछा जाता है कि बेंच हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग। तो उसमें ध्यान रखना, इंटरनल बेंच मार्किंग, कंपेटिटिव बेंच मार्किंग, इंडस्ट्री बेंच मार्किंग और जेनरिक बेंच मार्किंग। मेरे साथ वापस से बोलिए, इंटरनल बेंच मार्किंग, कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग, इंडस्ट्री बेंच मार्किंग और जेनरिक, ठीक है, बेंच मार्किंग, ओके। और ये है प्रोसेस क्या होता है कि बेंच मार्किंग करने का। जो फर्स्ट पेज होता है वो इंटरनल प्रिपरेशन होता है ना, उसके लिए अपन स्टडी करते हैं और अपना मैनेजमेंट से डिस्कस करके एक बेंचमार्क सेट करते हैं। तो दूसरा होता है डेटा कंपैरिजन, जिसमें ना दो पार्ट से, दो कंपनी से, दो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम कंपेयर करके एनालिसिस करते हैं कि हमारा बेंचमार्क कहाँ पे सेट हो पा रहा है, ठीक है। 3 फेज़ के अंदर बेंचमार्किंग हो पाती है ना, प्लानिंग, बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस, और फेज़ 3 है इम्प्रूव दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, है ना, तीनों फेज़ के। और बेंच ट्रेडिंग के बारे में इसमें बताया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जैसे ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि एक तरीके से डिफरेंशिएशन भी हो गया। बेंच मार्किंग इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड बिजनेस मैट्रिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। बेंच ट्रेडिंग इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस फॉर ब्रिंगिंग improvement and setting a direction. These are business processes that are measured for their performance include productivity, cycle time, cost and quality. These are methods which are used for bridging the gaps
एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस लेवल थ्रू वेरियस न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स। जैसे मैंने आपको बताया ये वन टाइम प्रोसेस होता है बेंचमार्किंग और बेंच ट्रेडिंग की, कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, सो 2.3 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 2.10 तक इस मॉड्यूल्स है, हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मैं क्या है कि ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता वीडियो को, एक बोरियत सी आ जाती है इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो प्रीवियस क्लास है उसको आप अभी तक देखो SPM BV की कितनी क्लासेस हो गई मैं बता देता हूँ आपको ना। BV तो अपने के स्टार्ट ही नहीं किया है ना। हो सकता है कि इसी वीक के अंदर मैं आपके लिए BV का मर्जर एंड एक्विजिशंस का एक फुल वीडियो लेके आऊँ, 2 से 3 घंटे का होगा, जिसमें अपन पूरे चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशन होंगे सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, SPM की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है, और होप्सो अपन 2 से 3 क्लास के अंदर दूसरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। देन आगे के अपन जो बाकी 2 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, जैसे कि बाकी टीचर्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे एक बार कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा ना। वैसे इसके लिए ये कोई नोट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ में आपने लिख लिया हो, ज़्यादा कुछ मैंने लिखवाया भी नहीं है आपको। ठीक है, और मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैंने आपको मेल ID आपको दे रखी है, और इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी अपडेट या फिर जितने भी PDF वगैरह जो मैं शेयर करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।